हेलो एवरीवन, आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो ये क्लास है ना, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर को अब आगे बढ़ाऊंगा। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और इसके अलावा मैंने आपको जीएसटी के फीचर, मैंने कुछ जीएसटी के नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स डिस्कस, और मैंने बात करी थी संविधान की। याद आ रहा है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी। इसके अलावा मैंने कुछ आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कैसे यूटिलाइज करना है आईटीसी। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ जीएसटी में बताया था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। इन जीएसटी को कैसे एक जीएसटी का क्रेडिट दूसरे जीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो ये उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था और एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। ये वो क्वेश्चन होगा जो आपकी बुक में है, ये वाले 2 ही क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर। अभी इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में हमें दोबारा ये बात करनी है, बट उसमें हम अच्छे से करेंगे, एक्सटेंसिवली करेंगे, अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे। ठीक है, अभी हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो आप इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और आप लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया होगा। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले क्लास में करवाया। चलो, तो बच्चों अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर व्हाट इज टैक्स। आप लोग पढ़ सकते हो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हम पहले भी कर चुके हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं ना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जेनेसिस का मतलब क्या है? हमारे देश में जीएसटी आया कब, जीएसटी की हिस्ट्री क्या है हमारे देश में, मतलब ये जानना चाहते हैं हम लोग ना। हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि क्यों ओल्ड वैल्यू एडेड टैक्सेशन जो हम लोग पहले करते थे वो क्यों बुरा था, क्या प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर, क्यों जीएसटी आया, ये बातें डिस्कस की थी ना हमने। अब आज जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग कंटेंट करने जा रहे हैं, वो हमारा मेन मकसद जेनेसिस ऑफ जीएसटी पर, ठीक है, उसकी हिस्ट्री पर होगा। तो आओ देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। हाँ, इन द ईयर 2000 द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, mooted the concept of GST and set up a committee to design a GST model for the country. In 2003, the central government formed a task force under Vijay Kelkar, which in 2004 strongly recommended fully integrated GST on national basis. अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे पहले ही विजय केलकर साहब ये बात डिक्लेयर कर चुके थे 2004 में कि हमारे देश के लिए जीएसटी बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्स है। 2004 में। पता है जीएसटी आया कब है हमारे देश में? 2017 में। सर इतना लेट? सर आप कहाँ 2004 की बात कर रहे हो और एक तरफ 2017 में हम लोग जीएसटी लेके आ रहे थे। जी हाँ, हम लोग 2017 में जीएसटी लेके आ रहे हैं बच्चों, जबकि एक्चुअल में 2004 में विजय केलकर ने जो क्या होता है, कोई भी देश में टैक्स लॉ आता है या कोई भी कानून आता है, उसके रिलेटेड ना एक टास्क फोर्स बनाया जाता है, कोई कमेटी बनाई जाती है जो उसके ऊपर रिसर्च करती है। तो हमारे देश में विजय केलकर को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप एक टास्क फोर्स बनाओ। विजय केलकर को हेड बना दिया और उनको बोला कि आप जीएसटी के बारे में रिसर्च करो कि जीएसटी हमारे देश के लिए कैसा है। तो उसने तो बोल दिया था 2004 में दैट यस जीएसटी आना चाहिए, बट आया नहीं। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ आगे? देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, श्री पी चिदम्बरम, वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2006-07 यानी बजट 2006 में, अनाउंस दैट द जीएसटी विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल 1, 2000। मतलब बजट 2006-07 में पी चिदम्बरम जी ने ये अनाउंस कर दिया गुस्से में, जोश में, हाँ, कि जीएसटी आने वाला है 1 अप्रैल 2010 से। अब खुश, सब लोग बहुत खुश, सब लोग जिनको पता था। अब जो लोग नहीं थे खुश, वो कौन थे? ऑपोजिशन पार्टीज। उस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज में नरेंद्र मोदी जी, या फिर मैं कहूं कोई भी बीजेपी की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सब लोग अपोज थे, जीएसटी गलत है, जीएसटी आना नहीं चाहिए। आज जीएसटी की चर्चा हो रही है, मोदी जी ने खुद उसको जीएसटी को आगे बढ़ाया कि जीएसटी लेके आएंगे, बट पहले क्यों? चलो उस बात को छोड़ देते हैं। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने जब जीएसटी लाने की बात करी तो 2006-07 में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, और आया कब? जीएसटी 2017 में। इसका मतलब है वो भी, अच्छा वो कह दिया कि अप्रैल 1, 2010 से हम लोग लॉन्च कर देंगे। लो,
ये भी बात बोल दी गई, बट उनकी कोई इज्जत नहीं हुई। मतलब इज्जत मतलब उनको आगे रिकमेंड नहीं किया गया कि ठीक है भाई जीएसटी को, मतलब वो होता है ना, हर तरफ से मोटिवेशन मिलनी चाहिए, हर तरफ से प्रेशर आना चाहिए, वो आया नहीं। सिंस देन जीएसटी मिस्ड सेवरल डेडलाइंस, के बाद से जब जब डेडलाइन दी गई थी तब तब मिस करी, कंटिन्यू टू बी श्राउडेड बाय द क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो देखो ये लिखने वाली बातें होती हैं, एक्चुअल में तो पॉलिटिकल बहुत प्रॉब्लम रहा, ठीक है। दोनों तरफ से सारी गवर्नमेंट, सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों ने कस लिया इनको, कहा भैया जीएसटी लॉन्च नहीं करने देंगे। द टॉक्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी हाउएवर गेन्ड मोमेंटम, जीएसटी की बातें फिर से स्टार्ट हुई तब 2014 में। बताओ 2014 क्या था? जब जब एनडीए गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी जो बीजेपी जो है वो एनडीए गवर्नमेंट का पार्ट होती है बच्चों, गेन्ड मोमेंटम, जब बीजेपी इलेक्शन जीत के आई, एनडीए गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के, दैट टेबल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2014, उन्होंने क्या कर दिया 2014 में सब लोगों से अप्रूवल लेके कॉन्स्टिट्यूशन बिल बना दिया, यानी संविधान में चेंजेस करने की बात 2017 में की, 2014 में की गई। ऑन जीएसटी इन द पार्लियामेंट ऑन 19 दिसंबर 2014। तो लो जी, डेट भी बता दी है, डेट याद रखनी है सर, याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का, कि भाई क्योंकि संविधान में तो जगह नहीं थी, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, संविधान में जीएसटी के लिए कोई भी क्या कहते हैं लिस्ट नहीं थी, एंट्री नंबर नहीं था, है कि नहीं। तो ऐसे एंट्री के लिए उन्होंने क्या कहा कि एंट्री नंबर छोड़ो, हमें चाहिए ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक नया आर्टिकल बनाएंगे, संविधान नया कर देंगे, नया लॉ कर देंगे, नया लॉ। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 246A कर दिया। बट उसको करने के लिए पहले आपको पता ही है हमारे देश में प्रोसेस क्या है, कि सबसे पहले लोकसभा परमिशन देगी, फिर राज्यसभा परमिशन देगी, फिर प्रेसिडेंट के असेंट यानी सिग्नेचर मिलेंगे, प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलेगा, और फिर जाके जो बिल होता है बच्चों वो एक्ट बन जाता है। बट के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। ऐसा ही हुआ 19 दिसंबर 2014 को गवर्नमेंट जब इलेक्शन जीत के आई थी तो उनका पहला मुद्दा जीएसटी था। तो बीजेपी सरकार ने क्या किया, रख दिया पार्लियामेंट में बहस करने का एक मुद्दा, विच इज जीएसटी। सर ये 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा कहती, लोकसभा में मतलब सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और उसमें कुछ ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं और कुछ उनकी पार्टीज के भी होंगे। तो लोकसभा पास द बिल ऑन 6 मई 2015। मतलब बात करते 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 कुछ खिला पिला के बात बन गई। 6 मई 2015 को उन्होंने, लोकसभा ने बिल को पास कर दिया। राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016, मतलब पूरा 1 साल निकल गया राज्यसभा के मेंबर्स को समझने के लिए, और वो 3 अगस्त 2016 में जाके माने और उन्होंने भी पास कर दिया इस बिल को। Subsequent to the ratification of bill by more than 50% of the states, सारी स्टेट वक्त मना कर रही थी, ठीक है, बट धीरे धीरे करके सारी स्टेट्स मानी। कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2014 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 8 सितंबर। करीब 50% से ज्यादा लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है दोनों लोकसभा राज्यसभा में, और दोनों में मिल गया। अब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए 8 सितंबर 2016 को, and became a Constitution Act 2016 which paved the way for introduction of GST in India। तो बच्चों आपको समझ में आ रही है बात। सबसे पहले 6 मई 2015 को जैसे ही बीजेपी को तो मौका चाहिए था, ये गवर्नमेंट को मौका चाहिए था, एनडीए गवर्नमेंट ने जब नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी अरुण जेटली जी को दी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ बातों पर ध्यान दिया कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मुद्दे हैं जो सबसे पहले हमें सॉल्व करने चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा सॉल्व करने की बात करी जीएसटी की। उन्होंने कहा सबसे पहले जीएसटी एक करंट सिनारियो में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले जीएसटी को खत्म करते हैं। तो जीएसटी के मुद्दे को रख दिया उन्होंने। पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े होंगे, आप लोग तो जानते ही हैं। कभी लाइव पार्लियामेंट सेशन देखा है? लाइव पार्लियामेंट सेशन क्या होता है? लाइव पार्लियामेंट सेशन में ओ मुक्केबाजी, ये पत्थर पुत्थर सब चल रहे होते हैं भाई साहब, और लड़ाई झगड़े होते हैं। हाँ, कभी देखना यूट्यूब चैनल पे होता है लाइव मारने वाला सीन पूरा दिखा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो ये जो सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, इसमें ऐसा ही होता है। वो ऑपोजिशन पार्टी कभी भी मानेगी नहीं, कभी भी नहीं मानेगी। आप कुछ बोल के देखो, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा मना करेगी, बेकार है,
उनको बोलो खाना चाहिए, नहीं बेकार है, अरे सॉरी खाना तो चाहिए। अब कहने का ये, उनको कुछ भी बोलोगे ना वो हमेशा मना करेगी, क्योंकि वो ऑपोजिशन पार्टी है ना, वो हमेशा मना ही करेगी, अपोज ही करेगी, कोई भी चीज के लिए बोल दो। तो एक्चुअल में हुआ यही कि उस वक्त 19 दिसंबर 2014 को जब बिल रखा गया तो बहस होनी थी, लड़ाई झगड़े चले, पैसे पूसे भी खिलाए होंगे। 6 मई 2015 को जाके लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया उसको 19 दिसंबर 3 अगस्त 2016, और फिर इसके बाद 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर दे दिए और इस अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया कि संविधान में अमेंडमेंट आनी चाहिए जीएसटी के लिए। इन द फॉलोइंग ईयर 2017 में, देखो अभी भी 2017 में बात चलेगी, ऑन 27 मार्च 2017 द सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। कितने बिल रखे गए? 4। कितने बिल रखे गए? 4। फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017 और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल। ये वही है बच्चों, ये वाला जो बिल है ना, ये वाला, इस बिल को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये एसजीएसटी के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट खुद करेगी और वो कंपेंसेट करेगी किसको? स्टेट्स को। समझ में आई बात? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहां से लगा सीजीएसटी, यहां से लगा सीजीएसटी, यहां से लगा आईजीएसटी, यहां से लगा यूटीजीएसटी, समझ में आ रहा है, और यहां से लगा एसजीएसटी। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ये चारों बिल को लोकसभा में रख दिया गया 27 मार्च 2017 को। लोकसभा पास दीज बिल्स ऑन 29 मार्च 2017। लोकसभा ने जरा सा भी टाइम नहीं लगाया बिल को, भाई रीड कर लिया, बिल को रीड करना था, इन्होंने रीड नहीं किया है, बस हाँ सही सही है, सब बढ़िया है। 29 मार्च 2017 पास कर दिया, and with the receipt of president's assent on 12th of April 17 the bills were, के बाद बिल को इनैक्ट कर, enactment of the central act was followed by the enactment of the state GST laws by the various state legislatures. Telangana, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab, Goa and Bihar were among the first ones to pass their respective state GST. हाँ जी बच्चों, याद रखना है कौन सी पहली 6 स्टेट्स थी जिन्होंने जीएसटी के लिए हाँ बोला अपने स्टेट के लिए। सबसे पहले तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार। ये आगे पीछे कर सकते हो, 6 को छो एक साथ याद करो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, गोवा, बिहार और तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स हो गए। और अमंग द फर्स्ट वन टू पास द रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी लॉस। अपने अपने सेंट्रल का जीएसटी तो सबके लिए बनेगा ना, स्टेट का भी तो बनाना था, हर स्टेट को अपना अपना जीएसटी लॉ बनाना है या नहीं बनाना। तो उसके लिए कौन सी स्टेट्स थी जो सबसे पहले एग्री करी? वो थी ये 6 स्टेट। फिर से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है जी। बाय 30th June 2017 all states and union territories had passed their respective SGST and UTGST Act except जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर शुरू से पंगे लेने वाला जगह थी, हमेशा डिस्प्यूट करता था कि भैया मैं तो नहीं लाता सर्विस टैक्स, लाए मैं तो नहीं लाता, कोई भी टैक्स लेके आ जाओ, ये हमेशा मना करते थे। क्यों? कलेक्शन किसको जानी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों भाई? जम्मू एंड कश्मीर में काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों जाएगी? ऐसी प्रॉब्लम्स जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर आपको इंडिया का पार्ट नहीं मानता, उसकी हमेशा इस चीज के लिए डिस्प्यूट्स होते थे। तो हुआ क्या? ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं माना कि हमारे यहाँ पर स्टेट जीएसटी लॉ बनेगा, तो 30 जून तक तो नहीं माना। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 द हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था ये, क्योंकि आज तक इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म नहीं आया। बहुत सारे टैक्सेस का मर्डर करके ये टैक्स जीएसटी लॉ वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर 8th of July 2017। बच्चों डेट जरूर याद रखना, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th of July 2017 को जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर यानी जेनेसिस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी डेट पर क्या हुआ था। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको ना एक इजी फॉर्मेट में याद करते हैं।
को ना कुछ इजी फॉर्मेट में याद। सबसे पहले 2003 प्राइम मिनिस्टर designed a committee for जीएसटी इनैक्टमेंट, कि जीएसटी लेके आए या ना लेके आए। 2003 2004 में केलकर टास्क फोर्स हेडेड बाय विजय केलकर recommended strongly to introduce GST in India। 2004 के बाद 2004 के बाद 2006-07 में पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर announced that GST shall be levied in India on or after 1st April 2010। यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही है ना। 2003 में प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई जीएसटी के लिए, इनैक्टमेंट के लिए, कि जीएसटी लेके आए या ना लेके आए। 2003 में कमेटी बनाई, उसका नाम, कमेटी का नाम क्या था? केलकर टास्क। तो 2003 में केलकर टास्क फोर्स बनाया। 2004 में केलकर टास्क फोर्स जो हेडेड बाय विजय केलकर था, उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड भी कर दिया कि जीएसटी आना चाहिए इंडिया के अंदर। बजट 2006-07 में फुल कॉन्फिडेंस के अंदर पी चिदम्बरम जी ने अनाउंस भी कर दिया कि 1 अप्रैल से हम लोग जीएसटी लेके आ रहे हैं। 2010 बट इज्जत तो हुई नहीं ना। जीएसटी ने वापस मोमेंटम कब पकड़ा? जीएसटी गेन्ड मोमेंटम आफ्टर एनडीए गवर्नमेंट वन इलेक्शंस। बच्चों, इलेक्शन जीतने के बाद 2014 में जीएसटी की बातें होनी वापस स्टार्ट हो गई, क्योंकि जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार जीत के आई, तो उस बीजेपी सरकार का पहला मुद्दा जीएसटी था। 19 दिसंबर 2014 यूनियन गवर्नमेंट टेबल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट। उनको पता था कि भाई जीएसटी तो ऐसे तो लेके आ नहीं सकते, सबसे पहले तो संविधान को अमेंड करने की जरूरत है। तो 19 दिसंबर 2014 को उन्होंने पार्लियामेंट में
बहस के लिए सेशन रख दिया कि भाई हम लोग 19 दिसंबर 2014 से यहाँ पर इसके अब आप इसके बारे में बात कर सकते हो कि जीएसटी लेके आना है या नहीं लेके आना। टू जी क्या बेटा, इसके बाद उसके बाद 6 मई 2015 को लोकसभा ने पास कर दिया ये बिल। 6 मई 2015। इसके बाद थर्ड अगस्त 2016 राज्यसभा पास द बिल। राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया 3 अगस्त 2016 को। और फिर 8 सितंबर 2016 को रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 8 सितंबर 16 को प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर इसके दे दिए। फिर भी आसान नहीं था, क्योंकि अभी बिल बनाने थे, अभी कानून बनाना था। कानून तो बनाया नहीं, अभी तो संविधान में सिर्फ जीएसटी लाने की बातें हो रही हैं। 27 मार्च 2017 4 bills introduced in parliament। तो भाई बहस के मुद्दे के लिए 4 बिल इंट्रोड्यूस करे गए पार्लियामेंट के अंदर। पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017। फिर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017। और एक और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। तो बच्चों 4 बिल रखे गए जो पार्लियामेंट के अंदर। कितने बिल रखे गए? 4। सीजीएसटी यानी सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगाने के लिए सीजीएसटी, यूटीजीएसटी के लिए यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, इंटीग्रेटेड यानी आईजीएसटी के लिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, और जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। 4 बिल इंट्रोड्यूस किए 27 मार्च 2017 को। और 29 मार्च 2017 को लोकसभा पास्ड द अबव बिल्स। ये सारे के सारे बिल्स लोकसभा ने क्या कर दिए? पास कर दिए। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास द बिल। और फिर 12 अप्रैल 2017 प्रेसिडेंट से सिग्नेचर चाहिए था ना, रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। लास्ट में 1 जुलाई 2017 जीएसटी लेविड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रूवल नहीं दिया था। याद आ रहा है बच्चों, मैंने आपको बताया
जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रूवल नहीं दिया था, तो 1 जुलाई के बाद 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर ने भी अप्रूवल दे दिया। जीएसटी लेविड ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो 8 जुलाई 2017 को ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी लगा दिया गया। समझ में आया? तो हम लोगों ने जो आज पढ़ा है ना, ये पढ़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है ये? जेनेसिस, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। तो भाई जीएसटी कब से बातें हो रही है? बात हो रही है 2000 में। 2000 में जीएसटी के लिए अगर हम बात करें 2000 ईयर 2003, बट 2000 से अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त जीएसटी के लिए टास्क फोर्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। 2003 में केलकर टास्क फोर्स बनाया, ठीक है, जिनके हेड थे विजय केलकर। 2004 में उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि जीएसटी लेके आना चाहिए। 2006-07 में बजट में पी चिदम्बरम जी ने अनाउंस कर दिया कि 1 अप्रैल 2010 से हम लोग जीएसटी लेके आ रहे हैं। उसके बाद 2014 में जीएसटी के लिए वापस मोमेंटम पकड़ा जब एनडीए गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आई। 19 दिसंबर 2014, याद रखनी है बच्चों ये डेट्स, 19 दिसंबर 2014 को जीएसटी जो उसके लिए संविधान में कुछ चेंजेस करने थे, तो इसलिए उसका बिल बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और जो पार्लियामेंट में रख दिया गया 19 दिसंबर 2014 को। और उसके बाद थर्ड 6 मई 2015 को, उसके बाद 6 मई 2015 को जीएसटी का ये जो बिल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये बिल कहाँ रखा गया? लोकसभा ने पास कर दिया गया। लोकसभा ने पास कर दिया। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने पास किया। फिर इसके बाद 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर दे दिए। 27 मार्च 2017 को 4 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। और फिर उसके बाद 29 मार्च को लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया और 12 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर दे दिए और फाइनली 1 जुलाई को जीएसटी को लगा दिया गया, लागू कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और फिर 8 जुलाई 2017 इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी लागू कर दिया। बताओ, समझ में आया? बेटा डेट्स याद करनी है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है? तो आप लोगों को डेट्स याद रखनी है। कौन सी वो स्टेट्स थी जो सबसे पहले जीएसटी अपने स्टेट्स में लेके आई, यानी उन्होंने अपना स्टेट का जीएसटी लॉ सबसे पहले बनाया? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, गोवा, बिहार। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, गोवा, बिहार। जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट। ठीक है, जीएसटी हैज सबज्यूम्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और एंट्री टैक्स। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको थोड़ा सा टैक्सेस के बारे में तो बताया था, अब ये टैक्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे देश में जो टैक्सेस पहले थे वो टैक्सेस गए कहाँ? टैक्सेस को खा गया कौन? खा गया उन। समझ में आ गई बात? अच्छा, और क्या लिखा है इस पॉइंट में? कह रहा है वैट एंड जीएसटी आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली एज अ लेटर डिनोट्स कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ वैट बाय कवरेज ऑफ गुड्स टैक्स। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट वैट ऑब्लिक जीएसटी। फ्रांस में ना वैट भी लगा था, जीएसटी भी लगा था इन 1954। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च जीएसटी इन 1954। समझ गए बात? Presently, more than 160 countries have implemented VAT GST in some form or other because this tax has capacity to raise revenue in most transparent and neutral. Most of the countries follows unified GST, यानी एक सिंगल टैक्स लगा जाएगा, जबकि बहुत सारी ब्राजील, कनाडा और इंडिया इन जैसी कंट्रीज में ड्यूअल जीएसटी सिस्टम लगाएगा। ड्यूअल का मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस। समझ में आया? ड्यूअल, तो वो ड्यूअल मोड में चल रहे हैं। जबकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर सिंगल जीएसटी रिफॉर्म चल रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती। इज दैट क्लियर? तो अंडर ड्यूअल सिस्टम जीएसटी इज लेविड बाय बोथ फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया टू हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी। बच्चों समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जेनेसिस में क्या पढ़ा? जेनेसिस में आप ये भी बात कर सकते हो कि फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च जीएसटी इन दैट कंट्री इन 1954। और इंडिया में कौन सी वो स्टेट्स हैं वो याद रखनी है। फिर इसके बाद ये कब से कहानी स्टार्ट हो गई, एक बार फिर से मेरे पीछे पीछे बोलो। 2000 ईयर प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स कमेटी बनानी स्टार्ट कर दी।
2003 में 2003 में केलका टास्क फोर्स बनाया गया। 2004 में केलका टास्क फोर्स ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि जीएसटी आना चाहिए। 2006-7 में पी चिदम्बरम जी ने अनाउंस कर दिया कि 1 अप्रैल 2010 से हम जीएसटी लेके आ रहे हैं। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी जी यानी एनडीए गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आई तो जीएसटी पहला मुद्दा था, इसलिए वो 2014 में मोमेंटम पकड़ रहा था जीएसटी। 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन का चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बनाया गया और रखा गया पार्लियामेंट में। फिर 6 मई 2015 को लोकसभा ने पास करा उसको। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने पास किया। 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर। उसके बाद 27 मार्च 2017 को 7 मार्च 2017 को ये 4 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए पार्लियामेंट में। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉम्पेंसेशन। फिर 29 मार्च 2017 को लोकसभा ने और राज्यसभा ने पास कर दिया। 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट दे दिए और 1 जुलाई 17 से जीएसटी लगा गया ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और फिर 8 जुलाई 2017 को तो बेटा डेट्स याद कर लो बस, डेट याद रहेगी। 3 दिसंबर 2014, 6 मई 2015, 3 अगस्त 2016, 8 सितंबर 2016, 27 मार्च 2017, 29 मार्च 2017, 12 अप्रैल 2017 और फिर 1 जुलाई 2017। ठीक है जी, इस तरीके से इसको याद किया। तो अब तक हम लोगों ने जीएसटी की कुछ बातें, हम लोगों ने जीएसटी से पहले कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ा था ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ और बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई, लोग पढ़ सकते हो तो पूछ सकते। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज जीएसटी? सर जीएसटी क्या चीज़ है? नाउ जीएसटी के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं यार इतने टाइम से, तो भाई जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट बता दो पहले तो। टैक्सेबल इवेंट, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। याद आ रहा है बच्चों? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Goods and services tax means the tax on supply of goods and services, or both, except tax on supply of alcoholic liquor for human। याद रहे, alcoholic liquor for human। गवर्नमेंट ने कहा alcoholic liquor को छोड़ के बाकी हर प्रोडक्ट पर हम जीएसटी लगाएंगे। लिकर को का रीजन है, लिकर पे आज तक वैट लगता हुआ आ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि अगर लिकर पे जीएसटी लगना स्टार्ट होगा तो सेंट्रल को भी मिलेगा, तो स्टेट को कम मिलेगा। तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होना स्टार्ट। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सर नशे वाला प्रोडक्ट है, हमें अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप इसके ऊपर जाओ टैक्स करनी। तो हर स्टेट में एल्कोहलिक लिकर पे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगता सर, और क्या कहाँ कहाँ लगता है जीएसटी? और जीएसटी के फीचर्स के बारे में बताओ। तो जीएसटी के कुछ फीचर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये देखो जीएसटी के फीचर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स, तो वो आपके ऊपर आपको देखा आपने, वो डिफरेंस वाले पॉइंट्स भी आप उठा सकते हो, वो एक ही बात है। बट जीएसटी के फीचर्स की बात करें तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या, कौन सा टैक्स है? वैल्यू एडेड टैक्स। इस बात से मेरे ख्याल से सब लोग सहमत हैं। बेटा जब मैंने आपको एक एक्स और वाई का सिचुएशन बताया कि एक्स ने 100 रुपये के गुड के ऊपर जीएसटी लगाया 10% मान लो, तो 10 रुपये बना 110। वाई ने 110 रुपये का खरीदा, 100 रुपये का उसको पड़ेगा क्योंकि 10 रुपये का वो क्या ले लेगा, आईटीसी। इसके बाद वो अपना मार्जिन ऐड करेगा, मान लो प्रॉफिट ऐड करेगा 50 रुपीज़ का, वैल्यू हो गया 150। उसके ऊपर फिर जीएसटी लगाएगा एट द रेट ऑफ 10% मान लो 15, तो प्राइस हो गया 165। प्राइस हो गया 165। इस 165 का जो प्राइस है आउटपुट जीएसटी, वाई ने जब जेड को बेचा सामान, तो जेड ने 15 रुपये वाई को दिए। कितने रुपए दिए? 15। उस 15 में से 10 रुपये वो एडजस्ट कर देगा, तो गवर्नमेंट को कितना देगा? 5 रुपये। गवर्नमेंट को कितना देगा? बेटा बहुत सिंपल सा है, जेड से उसने 15 रुपये कलेक्ट किए, 10 रुपये उसने ऑलरेडी दे दिए थे, तो 5 रुपये गवर्नमेंट को देगा। ये 5 रुपये सर कैसे बना? ये 5 रुपये वैल्यू एडिशन पे ही तो टैक्स है बच्चों। वैल्यू कितनी ऐड करी थी? 50 रुपये का प्रॉफिट। 50 रुपये का 10% इज इक्वल टू रुपीस। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों?
तो एग्जैक्टली ऐसे ही करना है हमें। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है विच लेवीज ऑन सेल और सप्लाई ऑफ सेल और सर्विस और बोथ, ठीक है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स विच लेवी ऑन सेल ऑफ गुड, ये लिखना था, सॉरी, तो ठीक कर लेना बेटा, सेल ऑफ गुड आएगा यहाँ पर, इस हो गया। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन सेल ऑफ गुड और सर्विस और बोथ। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या मतलब है इसका? मैंने आपको इसके बारे में भी पिछली क्लास के अंदर, अगर आपको वो एग्जांपल याद हो, तो मैंने आपको बताया था जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे गुड को कंज्यूम किया जाएगा या जहां पर सर्विस को फाइनली कंज्यूम किया जाएगा, उसी स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। आपने रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना बच्चों, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है। समझ में आ गई बात? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन टैक्स है, जहां पे कंज्यूम होगा उसी स्टेट को मिलेगा रेवेन्यू। जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट मतलब कि जीएसटी का जो क्रेडिट है वो मिलता रहेगा बच्चों। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलता है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है, कंजम्पशन टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पे कंज्यूम होगा उसी स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। और फिर कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट्स है, क्रेडिट्स की रुकावट नहीं है बीच में, क्रेडिट्स की कोई रुकावट नहीं है, मतलब एक्सेप्ट इन द केस कि वो बंदा अनरजिस्टर्ड हो जिसको बेचा, अनरजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है, हम मान के चल रहे हैं सब कुछ। तो कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, सेलर बायर को क्रेडिट पास ऑन करेगा, बायर आगे बेचेगा तो आगे किसी को क्रेडिट पास ऑन करेगा, अनटिल अनलेस इट इज कंज्यूम्ड, जब तक कंज्यूम नहीं होता ये क्रेडिट्स का कारवान चलता रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? जीएसटी वेयर बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। तो मेरा जीएसटी का जो फाइनली बर्डन है वो किसको किसको पे करना पड़ता है? कंज्यूमर, पता है हमें। जीएसटी एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, ये बात हमें पता है। वो वैल्यू एडेड टैक्स अभी तो उसको बोलते हैं ना, क्योंकि वो टैक्स ऑन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं इसके अंदर। जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जीएसटी ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म लग रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा, स्टैंडर्ड। अगर मैं कह रहा हूं आज किसी पर्टिकुलर गुड के ऊपर अगर मैं बोलूं एक पेन पर 10% का जीएसटी का रेट है दिल्ली के अंदर, तो हरियाणा में भी उतना है, यूपी में भी उतना है, पंजाब में भी इतना है, महाराष्ट्र में भी उतना है, राजस्थान में भी उतना है, गुजरात में भी। मेरे कहने का मतलब हर स्टेट में उतना। बट अगर बच्चों अगर आप बात करो अर्लियर लॉज की, वैट की, वैट वॉज अ स्टेट लेवी लॉ। अब वैट जब स्टेट लेवी लॉ था तो हर स्टेट अपनी मर्जी से लगाता था, हर स्टेट में वैट के रेट अलग होते थे, ठीक है, जबकि जीएसटी में पूरे देश भर में यूनिफॉर्म कर दिया। तो ये जीएसटी के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, हम बोल सकते हैं इसको कि जीएसटी इंडिया के अंदर किस तरह के उसके फीचर्स हैं, क्या हमारे देश में उसके फायदे नुकसान, मतलब मैं फीचर्स की बात कर रहा हूं, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। तो याद रखना है जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जीएसटी में जो कंज्यूमर है उसी को फाइनली बर्डन पे करना पड़ता है, फाइनली बर्डन तब तक जो है पास ऑन होता रहता है। आईटीसी कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स मिलते रहते हैं टिल अगेन कंज्यूमर तक। लास्ट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, याद रखना है कि टैक्सेस ऑन टैक्सेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है जीएसटी में, ये आपने पिछली क्लास में देखा। और यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर जो भी टैक्स रेट एक पर्टिकुलर स्टेट में रखा जाएगा वही टैक्स का रेट पूरे देश भर में उस गुड के लिए रखा जाए। अगर आपको पता हो, इनफैक्ट दिल्ली में ऐसा होता था, दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर ऐसा होता था कि लोग कार्स बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खरीदने के लिए लोग दिल्ली के बाहर जाते थे, हरियाणा से कार खरीद के वो दिल्ली में चलाते थे बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज। उसका रीज़न था कि उन लग्जरी आइटम्स के ऊपर वैट का रेट बहुत ज़्यादा था दिल्ली के अंदर, जबकि बाहर जो है उसके वैट रेट कम थे। तो लोग क्या करते थे, बाहर से खरीद लेते थे, 5-10% का फर्क होता था, 10% का भी, अगर 5% का भी फर्क है बच्चों, अगर 50 लाख की कार है तो 5% इज इक्वल टू 2,50,000, 2.5 लाख रुपए का फर्क हो जाता है बच्चों। तो इसी रीजन से लोग क्या करते थे, हरियाणा से कार जाके खरीद लेते थे और दिल्ली में चलाते थे, दिल्ली में हरियाणा की कार अलाउड है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे देश के अंदर चलता रहा था आज तक। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, हर स्टेट में दूसरे स्टेट्स का जो बॉर्डर है, बॉर्डर से वो लोग कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर सस्ती मिल रही होगी बिकॉज ऑफ टैक्स रेट, वैट की वजह से। अब जीएसटी है बच्चों, जीएसटी ऑल ओवर इंडिया एक जैसा लगता है। इज दैट क्लियर? ठीक है,
तो हम लोगों ने जीएसटी के जब टाइप्स पढ़े थे वो भी मैंने आपको याद कराया था, याद है बच्चों? टीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज जीएसटी के अलावा टाइप्स ऑफ जीएसटी। नाउ सर, ये तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं कहूंगा इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये एक बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। पता है क्या? डेफिशिएंसीज इन वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। क्या कमियां थी पुराने वैट मेथड्स के अंदर जो हमारे देश को जीएसटी लेके आना पड़ा? इसका मैंने एक आधा एग्जांपल तो आपको मैंने पहले वाले क्लास में दे दिया था, जहां पे मैंने आपको बताया कि जीएसटी हमारे देश में क्यों आया, क्योंकि वैट वाज लेविड ऑन सेल ऑफ गुड ओनली। तो जो सर्विस बेचने वाला बंदा होता था उसको क्रेडिट नहीं मिलता था गुड का, तो वो क्या करता था, क्रेडिट उसकी कॉस्ट बन जाती थी और अल्टीमेटली वो उसके अंदर मार्जिन ऐड करता था, सर्विस प्रोवाइड करता था, और उसके ऊपर टैक्स के ऊपर फिर से क्या लगना स्टार्ट हो गया, टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। तो ये दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई थी। बट जीएसटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो जीएसटी में अब ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी गुड्स के ऊपर भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। ऐसी और क्या कमियां थी जो वैट लॉज में पहले थी, सर्विस टैक्स जीएसटी में नहीं है? आओ बच्चों देखें, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट। तो मैं आपको बता दूं, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये जिनका नाम ले रहे हैं ना, ये लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स दोनों ही खत्म हो गए। इनफैक्ट बहुत सारे टैक्सेस खत्म हो गए। परचेज टैक्स मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। वो है यहां पर टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, मिला आपको? आप देखो बहुत सारे टैक्सेस डिलीट हो गए, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशंस एक्ट, सर्विस टैक्स, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी। अब मैं ये अभी बता नहीं रहा हूँ ये कौन कौन से टैक्सेस हैं, आज हमारा वो मुद्दा नहीं है। मैं आज ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि सर जीएसटी आया तो पुराने वैट सिस्टम में ऐसी क्या कमियां थी तो जीएसटी को आना पड़ा? पुराने वैट सिस्टम में ऐसी क्या कमियां? तो बच्चों मैंने देखा जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज। अब होता क्या था, अब पहले के टाइम की अगर हम बात करें ना, तो एक पर्सन मान लो ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये गुड्स परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल के ऊपर उसने परचेज टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। क्या पे कर दिया? परचेज। अब गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा था, गवर्नमेंट परचेज टैक्स ले रही है, वैट भी ले रही है। अच्छा, परचेज टैक्स ले रही है अलग, वैट अलग ले रही है। वैट में तो क्रेडिट मिल जाएगा, बट अब मैन्युफैक्चरर जब गुड बनाएगा, फिनिश गुड, और फिनिश गुड को सेल आउट करेगा, सेल करेगा, तो उस सेल पर वो वैट लेगा, तो वैट का तो वैट के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट परचेज टैक्स तो गया ना। नहीं समझे? मान लो 1000 रुपए का रॉ मटेरियल था, उसके ऊपर मैंने परचेज टैक्स दिया 10 रुपए का या 100 रुपए का, ठीक है, और वैट को इग्नोर कर देते, वैट का तो क्रेडिट मिल रहा है ना, तो 1100। अब आगे जो वैट लग रहा होगा वो पहली बात तो इस 100 रुपए के ऊपर भी लग रहा होगा, एक ये दिक्कत है। दूसरा, उस 100 रुपए का जो है वो मैं कस्टमर से मांगूंगा। ये जो कस्टमर है ना, ये जो कस्टमर है जो फिनिश गुड खरीद रहा है मेरा, ये मेरा कस्टमर है, कोई होलसेलर भी हो सकता है, ये मेरा कस्टमर का मतलब जरूरी नहीं होता कंज्यूमर, खाने वाला बंदा, हाँ, वो फाइनल कंज्यूमर होता है। ये कस्टमर है, कस्टमर मेरा मैन्युफैक्चरर के लिए कस्टमर कौन है? होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये जो 1100 रुपए का सामान है, इसके ऊपर वैट लगा दिया गया। ये जो पर्सन है, इस पर्सन को, अब ये देखो ना, 1000 रुपए का रॉ मटेरियल 1100 रुपए का पड़ा। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, 1100 रुपए के अंदर अपने एक्सपेंसेस ऐड करेगा। अच्छा, वैट का तो वो क्रेडिट ले लेगा, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस ऐड करेगा, जो भी उसकी कन्वर्जन एक्सपेंसेस है। भाई रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना, मान लो उसको लगता है कि 200 रुपए लगते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में, 200 रुपए का वो अपना मार्जिन डाल रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 1500। 1500 के ऊपर क्या लगा देगा वो? वैट। और किसको बेच देगा? इस कस्टमर। अब दिक्कत क्या है, इस 1500 के अंदर वो 100 रुपए है जो मैन्युफैक्चरर ने परचेज के टाइम पे दिया था। गलत है ना यार, मैन्युफैक्चरर ने जो परचेज के टाइम पर दे दिया है, तो अब उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट मिलना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने कहा कोई क्रेडिट नहीं। अब क्रेडिट नहीं तो उसकी कॉस्ट बन गई। कॉस्ट है तो क्या करेगा वो क्या करेगा, उसी के अंदर मार्जिन ऐड करेगा और टोटल वैल्यू के ऊपर क्या लगा देगा? वैट लगाएगा, जो आगे कस्टमर ने पे करना है। अब क्या होगा, 100 रुपए के ऊपर टैक्स लग रहा है, फिर से क्या आ गया? टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट। फिर दिक्कत है कास्केडिंग। ये था कास्केडिंग का रीजन, समझ रहे हो? ये सिर्फ एक रीजन नहीं था भाई, वो जो वैट सर्विस टैक्स का सिर्फ रीजन था वो नहीं है सिर्फ,
और भी बहुत सारे रीजन, जैसे कि ये, समझ में आया? नेक्स्ट देखो, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी। आओ कभी लॉजिक देता हूं बच्चों, हर चीज का लॉजिक है बेटा, हर चीज का लॉजिक है, चिंता नहीं करनी। नाउ नॉन वैटेबल सीएसटी का क्या रीजन है? नॉन वेटेबल सीएसटी का क्या रीजन है? व्हाट इज नॉन वेटेबल सीएसटी? अब देखो मैं आपको बताता हूं। सीएसटी तो याद है बच्चों, सीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? इंटर स्टेट सेल, है ना, इंटर स्टेट सेल। तो भाई ऐसा हुआ, मान लो दिल्ली में मैं हूं, दिल्ली में हूं, ठीक है, दिल्ली से गुड्स बेचे हैं यहाँ पर यूपी में, कहाँ बेचे हैं? यूपी में। तो ये है बच्चों सेलर और ये है बायर, ठीक है। अब हुआ क्या है, पहले के टाइम पे, अब हम पहले के टाइम की बात करूं, क्योंकि अभी हम पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, वही तो कमियां ही तो देख रहे हैं, पहले वाले लॉ में क्या कमियां थी। तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट, पहले वाले पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और ये जितने भी टैक्सेस होते थे ना, ये देखो यहाँ पर लिखे हैं, ये जितने भी टैक्सेस होते हैं ना स्टेट वाले, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। लॉटरी बेटिंग, परचेज, और एक ही आइटम के ऊपर लगी जा रहा है। जैसे BMW मर्सिडीज के ऊपर लग्जरी टैक्स भी लगता था, वैट भी लगता था, ठीक है। बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती थी जिसपे परचेज टैक्स भी लगता था, वैट भी लगता था। तो वो चीज़ गलत थी। गवर्नमेंट लगा रहा है, अच्छा वैट का तो क्रेडिट मिल जाता है, बट तुम वो टैक्सेस भी लगा रहे हो दूसरे वाले जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को उधर से भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं मिला। समझ में आया? सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, मान लेते हैं 1000 रुपए के, इसके ऊपर लगा दिया सीएसटी, क्योंकि ये इंटरस्टेट सेल है, एट द रेट ऑफ 2% विच इज इक्वल टू 20, तो टोटल हो गया 1020। बायर ने सेलर को 20 रुपए दिए, 1020 दिए, तो सेलर ने 20 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिए। मैंने शायद आप लोगों को बताया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? दो स्टेट्स की बातें हो रही हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़े ना हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि दोनों स्टेट्स के आपस में कोई लड़ाई हो जाए। इसलिए दिल्ली और यूपी का जो भी रेवेन्यू होगा, वो दिल्ली गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। और मैंने आपको ये बात बताई थी, जिस स्टेट से मूवमेंट स्टार्ट होगी उस स्टेट को रेवेन्यू दिया जाएगा। तो भाई मूवमेंट किसको दिया जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट को दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से मूवमेंट स्टार्ट हुई है। यस या नो? मैंने इसका एग्जांपल दिया था, मुझे याद है, पिछली क्लास के अंदर। अब अगर दिल्ली से मूवमेंट स्टार्ट हुई और यूपी तक पहुंचा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, ये बात तो पक्की हो गई। बट दिक्कत क्या है, ये जो बायर है ना, ये क्रेडिट लेना चाहता है, ये क्रेडिट लेना चाहता है। इस बायर का कहना है, सर वैट पे भी तो क्रेडिट देते हो, तो इस पे क्रेडिट क्यों नहीं? अब देखो देखो, गवर्नमेंट का बहुत सिंपल सा रीजन है। गवर्नमेंट कह रहा है, यूपी गवर्नमेंट कह रहा है कि मैं क्रेडिट क्यों दूं, तू कहां का बंदा है? कहता मैं तो यूपी का हूं, तो यूपी से क्रेडिट क्यों? भाई टैक्स किसको दिया था? दिल्ली गवर्नमेंट को, तो दिल्ली से लेना क्रेडिट। सर बट मैं तो बेचूंगा तो यूपी से ना। सर कोई क्रेडिट नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स नहीं था यहां पर जिस स्टेट से मूवमेंट होगी, यानी ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो क्या बोलते हैं? ओरिजिन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड नहीं होके पहले क्या होता था? ओरिजिन बेस्ड टैक्स। यहां पर गुड मैन्युफैक्चर हुआ है, जहां से गुड्स निकला है, ओरिजिन है जहां से, उसी को टैक्स मिलेगा। उसको टैक्स मिल तो गया, बट ये बायर बेचारा क्रेडिट लेना चाहता था, और वो चाहता था कि वो 20 रुपए वो जब यूपी को, क्योंकि यूपी से अगर मान लो यूपी में बेचे, या फिर यूपी से मान लो किसी और स्टेट में बेचे, अगर किसी और स्टेट में बेचेगा तब भी यूपी गवर्नमेंट को पैसा देगा। अगर दिल्ली यूपी का यूपी में ही बेच देगा तो वैट लगेगा, तब भी यूपी गवर्नमेंट को पैसा देगा। तो वो यूपी गवर्नमेंट को जब पैसा देने जा रहा होगा, तो उसके दिमाग में होगा, सर मैं वो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका हूं, तो क्या मैं वो एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ? तो बात तो सही है उस बंदे की, बट वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैसा दिया किसको गया? दिल्ली गवर्नमेंट को, और वो क्रेडिट एडजस्ट कहां करना चाहता है? मेरी बात समझ में आ रही है? यूपी गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करती, इसलिए क्रेडिट मिलता ही नहीं था। अब देखो क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या हो रहा है? बायर ने आगे इसको गुड को बेचा, ठीक है, बायर ने आगे फिर से इसको बेचा। 1020 रुपए का गुड है, क्यों? क्रेडिट मिल नहीं रहा। मार्जिन ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा, ठीक है, प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, तो 1120 प्लस, और मान लो यूपी से यूपी में ही बेच दिया, तो क्या लग गया? वैट। अब वैट का जो रेट लगा वो इसके ऊपर भी लगा 100 रुपए के ऊपर, और 1020 के ऊपर भी।
बट 20 रुपए पर दोबारा क्यों दें सर, ये बात समझ में नहीं आई की दिक्कत। टैक्स ऑन टैक्स चलता आ रहा था, चाहे वैट का क्रेडिट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कहती है वैट का तो हम क्रेडिट देते थे, बट देखो वैट का क्रेडिट देते थे, सीएसटी का नहीं देते थे, तो दिक्कत आपको समझाई मैंने, समझ में आई बात। तो सीएसटी का क्रेडिट नहीं देते हो तो आप ये देख लो क्या हो रहा है, कॉस्ट बन गई, वो टैक्स कॉस्ट बन गई, और टैक्स कॉस्ट बन जाएगी तो क्या होगा, टैक्स ऑन। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। नाउ एक और पॉइंट देखें, इंक्लूजन ऑफ सेन वैट इन वैल्यू ऑफ इंपोजिंग वैट। अब ये सेन वैट क्या चीज है, सेन वैट क्या चीज है, सेन वैट का मतलब है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्या मतलब है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, और इसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी बोलते थे। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलते थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी बोलते थे सेन वैट को। समझ में आ गया, मतलब वही मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी। दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि गवर्नमेंट सेन वैट का क्रेडिट देता था सर, हाँ देता था। ये देखो क्या होता था, मैं पहले की बातें कर रहा हूं, अभी कोई तो बात ही नहीं हो रही, अभी की कोई बात ही नहीं हो रही, हिस्ट्री की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरर ने मान लो एक दूसरे मैन्युफैक्चरर को सामान बना के बेचा, इस मैन्युफैक्चरर ने, ये मैन्युफैक्चरर ए है, ये मैन्युफैक्चरर बी है, इस मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, और इस होलसेलर ने को बेचा, और फिर आगे आप लोग जानते हैं कंज्यूमर को बेच देंगे। ठीक है, ठीक है, चेन समझ में आ रही है। हुआ क्या, मान लो कोई 1000 रुपए का आइटम बनाया मिस्टर ए ने, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि मैन्युफैक्चर पे क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का रेट था 10%, कितना हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी, ए ने इसके आपने 1100 रुपये देने। मिस्टर बी ने कहा ठीक है सर मैं दे देता हूँ। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1100 रुपये दे दिए, और मिस्टर ए ने 100 रुपीज़ किसको दे दिए बताओ, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं आपको बताया था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होगा, मिस्टर बी के लिए कॉस्ट बन हजार, तो कैसे सर, 100 रुपये का तो क्रेडिट मिल जाएगा ना, बिल्कुल 100 रुपये का, जैसे वैट में क्रेडिट होता था वैसे एक्साइज ड्यूटी में भी क्रेडिट होता था, जैसे वैट में क्रेडिट होता था वैसे एक्साइज ड्यूटी में भी क्रेडिट होता था दोस्तों। ठीक है, अब एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल गया, मिलने के बाद चीज 1000, बात बिल्कुल क्लियर है सर, दिक्कत वाली बात है। अब अगर मैं ऐसा करूं तो तो एक और चीज है, एक और चीज है, क्योंकि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1100 रुपये की आइटम बेची है, अब इसके ऊपर वो 1000 रुपये, 100 रुपये का वो सेनवैट क्रेडिट ले लेगा, सेनवैट क्रेडिट ले लेगा, समझ में आया। अगर मैं वैट की बात करूं तो उसमें होता था इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्साइज ड्यूटी में वर्ड यूज किया जाता है सेनवैट क्रेडिट, मतलब मैन्युफैक्चरर को जो एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, उस एक्साइज ड्यूटी पर वो क्रेडिट ले लेता था और उसको बोलता था सेनवैट क्रेडिट। ठीक है, मैंने एक्साइज ड्यूटी पे करी, मैंने किससे लेकर पे करी, आगे वाले बंदे से। मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, आगे वाले बंदे को मिल जाएगा, बट आगे वाला बंदा भी मैन्युफैक्चरर होना चाहिए ना। अब हुआ क्या, ये आगे जब वो बेच रहा है प्रॉफिट ऐड करेगा, तो 500 रुपये का प्रॉफिट ऐड कर के ऊपर वो फिर से क्या लगा देगा, एक्साइज ड्यूटी। ये भी एक चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है, ये भी लगा दो मैं, 10% इज 150, प्राइस हो गया 1। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इस होलसेलर को देने पड़ेंगे 1650, होलसेलर को देने पड़ेंगे 1650, और ये होलसेलर के लिए कोई सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर नहीं समझ, सेनवेट क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा सर इसको, ये ट्रेडर है। क्या है ये, ट्रेडर। भाई ट्रेडर को सेनवेट क्रेडिट का क्यों मिलेगा, सेनवेट क्रेडिट किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर्स को। बात समझ में आ रही है। तो हो क्या रहा है, अब जब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिलना था, ठीक है, तो ड्यूटी हो गई खत्म, अब ये प्राइस इसके अंदर चला गया, तो जब वैट लगाएंगे, जब भी हम इसको जब कल को बेचेंगे, ठीक है, तो मार्जिन लगेगा, मार्जिन होगा,
मार्जिन के बाद हम लोग मान लो 350 का मार्जिन ऐड कर देता हूँ, वैल्यू हो गई 2000, और इसके ऊपर फिर क्या लगा दिया आगे, वैट। होलसेलर रिटेलर को जब बेचेगा तो वैट लगाएगा, वैट का रेट आ गया मान लो 20%, तो ये 2000 रुपये के ऊपर 20 है, जिस 2000 रुपये के अंदर एक्साइज ड्यूटी भी है। मुझे एक बात बताओ, इस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट पास ऑन करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंज्यूमर दे ही रहा है ना। नहीं समझे भाई, कस्टम कंज्यूमर तो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे रहा है, वो तो दे ही रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ? ये गवर्नमेंट को पता तो चल गया था, बट गवर्नमेंट अब क्या करे, ये प्रॉब्लम, अब वो चेंज को एकदम से तो चेंज कर नहीं सकती थी। इसी रीजन से जीएसटी आया बच्चों, इन सब चीजों को, मुद्दे को हटा दिया सर, एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया, एक्साइज ड्यूटी हटा दिया सर, उसके ऊपर क्या लगा दिया, जीएसटी। जब भी सप्लाई होगी जीएसटी, मैन्युफैक्चर वर्ड ही नहीं है। अब समझ में आया, समझ में आ गई बात। तो क्या है, इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। तो जब वैट लगता है तो वो किसके ऊपर लगता है, तो वैट जो लगता है वो किसके ऊपर लग रहा है, सेनवैट के ऊपर लग रहा है। मतलब वो जो सेनवैट है, सेंट्रल एक्साइज, उसके ऊपर भी क्या लग रहा है, वैट लग रहा है। आप मेरी बात को समझो, हम लोग ना यहाँ पे लॉजिक समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं चीजों का। हमें रट्टेबाजी नहीं करनी, हमें मतलब समझना है सर, समझ में आया। एकदम से तो ज्यादा सारी, देखो अभी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है, मैं एकदम से तो सब कुछ नहीं कराना चाहता, आराम आराम से करेंगे, परफेक्शन से करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। समझ में आ गई बात। तो पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या था, नॉन इंक्लूजन ऑफ वेरियस सेवरल लोकल लेवीज लाइक टैक्स, बेटिंग टैक्स, बहुत सारे टैक्स, वो भी हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो परचेज पर ये जब टैक्सेस पे करता था उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, और क्रेडिट ना मिलने के कारण वो उनकी कॉस्ट बन जाती थी। तो जब वो आगे बेचते थे तो उसके ऊपर वैट लगाते थे, तो जब वो वैट लगाते थे तो उसके अंदर, उस प्राइस के अंदर ऑलरेडी एक टैक्स होता था, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, जो भी टैक्सेस थे। बट गवर्नमेंट की एक गलती थी कि वही स्टेट गवर्नमेंट वैट भी लेती है और वही स्टेट गवर्नमेंट दूसरा टैक्स भी ले रही है। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो टैक्स तुमने पहले लिए हैं वो उसका क्रेडिट दे दो और उसका वैट के साथ एडजस्टमेंट करवा दो। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होती थी दो कारण से, पहला नॉन वैटेबल सीएसटी की वजह से, और नंबर 2 इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। इन दो कारणों से आज भी क्या लगता है, जो सेनवैट है, उस सेनवैट जो है, इन दो कारणों से कैस्केडिंग होती है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। ये आपको मैंने एग्जांपल्स देके समझाया। जो थर्ड पॉइंट है ना, इसका ज्यादा फर्क नहीं है, ये कह रहा है नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, ये एक तरफ से नेगेटिव पॉइंट बता रहा है, कह रहा है इसके बाद ही सेनवैट मिलना बंद, तो कैस्केडिंग तो होएगी। समझ रहे हो, ये एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये थर्ड से सेकंड पॉइंट का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट का जो सेकंड पार्ट है उसी का एक्सटेंशन है। नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद कोई सेनवैट क्रेडिट, और यही एक नेगेटिव पॉइंट है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, टैक्स ऑन नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। बात तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताई थी, वो कोचिंग सेंटर वाला एग्जांपल याद आ रहा है बच्चों। कोचिंग सेंटर में क्या बताया था कि गुड्स खरीदे, स्टेशनरी आइटम खरीदी, उसके ऊपर वैट पे किया और मैं बेच के आ रहा हूँ सर्विस, बट वैट का मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो मेरी क्या बन गई, कॉस्ट। मार्जिन ऐड करूंगा, सर्विस बेचूंगा और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाऊंगा, कॉस्ट के, उस कॉस्ट के अंदर टैक्स भी है ना। दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अब जो है गवर्नमेंट ने कहा नहीं सर, इन सब चीज़ों पर अब ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, पहले ऐसा होता था कि वैट और सर्विस टैक्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते थे, अब हो जाते हैं। अब तो वैट की जगह पे आ गया जीएसटी और सर्विस टैक्स की जगह पे भी क्या आ गया, ठीक है जी, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विस। सर ये क्या है, डबल टैक्सेशन की बात कर रहा है। तो डबल टैक्सेशन, मतलब डबल टैक्सेशन का मतलब है, पहले के ज़माने की अगर हम बात करें जीएसटी आने से पहले, तो क्या होता था, बहुत कंफ्यूजन थी। जब हम जाते थे रेस्टोरेंट, तो इस रेस्टोरेंट में आपको जब खाना दिया जाता था, मान लो आपने शाही पनीर मंगवाया खाने में, ठीक है, 2 रोटी मंगवा ली, दाल मखनी मंगवा ली, ठीक है, दाल मखनी मंगवा ली, और मान लो कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली या लेमोनेड मंगवा ली, ठीक है। ये आपका जो है क्या, मान लो टोटल जो बिल बन रहा है वो बन रहा है 800।
प्लस इसके ऊपर वो क्या करते थे, वो 800 रुपीज़ के ऊपर वैट लगाते थे, और वैट प्लस क्या करते थे, इसी के ऊपर वो क्या लगा देते थे, सर्विस टैक्स भी लगा। मतलब मान लो वैट का रेट है 10%, तो 10% हो गया 80 रुपीज़, मान लो सर्विस टैक्स का रेट है 20%, तो ये हो गया 160 रुपीज़। टोटल बिल पता है कितने का बन गया, 1040 रुपये का। तो जो कस्टमर था ना, जो जब वो आता है ना रेस्टोरेंट में, तो वो कहता है यार मुझे खाने का बिल देने में दिक्कत नहीं है, मैं इन टैक्सेस पे क्यों दूं, हमेशा से। और वो गलत नहीं था, टैक्सेस दें बट एक रीजनेबल होना चाहिए ना। 800 रुपए की आइटम में 240 रुपए का टैक्स, हद हो गई यार। 800 रुपए में 240 का टैक्स, मतलब मैं 25% से ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, क्यों दूं भाई, किस चीज का दूं। बात तो सही है। तो इस रेस्टोरेंट में बहुत डाउट्स थे। सिमिलरली 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 कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही होता था। सर कंस्ट्रक्शन में भी, हाँ कंस्ट्रक्शन में भी कभी भी क्लैरिटी नहीं थी कि इस पर सर्विस टैक्स लगाया जाए या गुड्स वाला वैट लगाया जाए। सर समझा नहीं कैसे। बेटा देखो, मान लो मैं एक बिल्डर हूँ, आप एक लैंडलॉर्ड हो, आपने कहा कि सर मेरे लिए बिल्डिंग तैयार करो, तो जब मैंने बिल्डिंग तैयार करी तो मैंने आपको सीमेंट ब्रेक वगैरह सब लगा के दिया, तो मैंने आपको सीमेंट बेचा ही तो है, ब्रिक बेचा ही तो है, सीमेंट ब्रेक ये सब बेचा है आपको। तो सीमेंट ब्रिक इन सब के चीज़ों पर तो लगा दिया बिल पर वैट, और क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी दे रहा हूं तो उसके ऊपर भी लगा दिया सर्विसेज पर सर्विस टैक्स। तो क्या हुआ, लोगों का ये कहना कि कंस्ट्रक्शन वैट भी गुड भी है और सर्विस भी है, तो इसलिए दोनों टैक्स लगेंगे। रेस्टोरेंट में भी ये बात बोली गई, गवर्नमेंट ने कहा सर ये है तो गलत, है तो गलत। गवर्नमेंट ने कहा ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। सही बात। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दे दी जीएसटी आने के बाद कि कंस्ट्रक्शन भी सर्विस मानी जाएगी, रेस्टोरेंट भी सर्विस मानी जाएगी। हाँ क्लियर हो गया, यानी इस पर जीएसटी का जो रेट लगेगा वो सर्विस वाला लगेगा, ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गई बात बच्चों। तो हम लोगों ने ये बात समझनी है कि डबल टैक्सेशन जो होता था पहले एक आइटम के ऊपर, दो टैक्स लगते थे, गुड्स वाला भी और सर्विस वाला भी, अब नहीं लगता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, विच इज एफिशिएंसीज इन वैल्यू एडेड टैक्सेस। मैं समझता हूं व्हाट इज जीएसटी का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद आए शायद ना आए जीएसटी के फीचर्स, बट अगर फीचर्स आ गए तो याद रखेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है, फाइनल बर्डन ऑन कंज्यूमर, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एलिमिनेटेड, और यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। ये बातें आपको याद रखनी। जेनेसिस आज हम लोगों ने पढ़ा, जेनेसिस वाली बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, जैसे जेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आज एफिशिएंसीज इन, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रीजन आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोग भी लोगों को गाइड कर सको। तो वन, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज होते थे वो इंक्लूड नहीं होते हैं इसके अंदर। नंबर 3, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, और नंबर 2 कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस बिकॉज ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी। नंबर 2 नॉन वैटेबल सीएसटी का सॉरी सेनवेट जो था वो भी इंक्लूड होता था कॉस्ट के अंदर, ताकि उसके ऊपर भी क्या लग जाए, वैट लग जाए, तो जिसकी वजह से कास्केडिंग होती। नंबर 3, नो सेनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। नंबर 4, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। नंबर 5, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड। बताओ समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने कितने कॉन्सेप्ट्स किए? 3। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट जेनेसिस ऑफ जीएसटी, ठीक है। नंबर 2 हम लोगों ने किया अबाउट व्हाट इज जीएसटी एंड फीचर्स। नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा एफिशिएंसी वैल्यू एडेड टैक्स। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, और अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है अगला कॉन्सेप्ट करेंगे, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा प्लीज़ एक बात को ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं पहले क्या करता था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं पहले ही करवा देता था आज से, जब मैं पहले क्लासेस लेता, ठीक है। बट अब मैंने सोचा कि मैं वो क्लासेस क्योंकि वो मुझे 6 चैप्टर में करवाना ही है, तो मैं क्यों ना 6 चैप्टर में कराऊँ। 6 चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर है, उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा ढेर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वहीं पर हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय।